Hello students, how are you all? Hope so all of you are fine and happy. Welcome to my YouTube channel, Biology in Seconds. Today we will discuss the hemophilia and its genetical basis. Let's start. इसकी एक एग्जाम्पल विच इज़ इंक्लूडेड इन आवर करिकुलम जो कि हम डिस्कस करने जा रहे हैं वायलेंट ट्रेट्स से सेक्स लिंकेज इन ह्यूमंस के एतबार से सो दैट इज़ एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट्स। उसमें एक एग्जाम्पल है दैट इज़ हीमोफीलिया। तो डियर स्टूडेंट्स, हीमोफीलिया को हम डिस्कस करना चाह रहे हैं एज पर आवर करिकुलम। सो हीमोफीलिया, इट इज़ अ डिजीज्ड कंडीशन, अ वेरी severe disease, clear? The disease in which the hemophilics blood is unable to clot properly due to malfunctioning or due to malfunctioning or reduction or complete absence of one of the clotting factors. One of the clotting factors. So it is a very serious disease. It is very serious disease because a minor cut may lead to death of the person. डेथ भी हो सकती है क्योंकि ब्लड क्लॉट ही नहीं हो रहा होगा इनका। तो डियर स्टूडेंट्स, जो ये जहाँ तक बात है क्लॉटिंग फैक्टर्स की, एक आपको सिर्फ सेंस समझाने के लिए इस सारे कि क्यों उनका ब्लड क्लॉट नहीं हो रहा। हमारे ब्लड के अंदर टोटल देयर आर 11 क्लॉटिंग फैक्टर्स जो कि पहले 12 थे लेकिन अब सिर्फ 11 रह गए। इनको रोमन्स में डिनोमिनेट किया जाता है फैक्टर 1, फैक्टर 2, फैक्टर 3, फैक्टर 4। सो फैक्टर नंबर 1 इज तो फैक्टर नंबर 1 इज फाइब्रिनोजन। Factor number 2 is prothrombin. Factor number 3 is tissue thromboplastin. Factor number 4 is the calcium ions. Factor number 5 is known as the labile. Factor number 5 is known as the labile factor. अब फैक्टर 6 नहीं है, ठीक है। अब जो मौजूदा जो फैक्टर्स की लिस्ट है उसमें फैक्टर नंबर 6 नहीं है। असल में फैक्टर नंबर 6 पहले डिस्कवर हो गया था, बाद में पता चला कि जो फैक्टर नंबर 6 है इट इज़
nothing but it is activated factor 5, यानी 5 जो है वो एक्टिवेटेड फॉर्म में हो तो उसे ये वही है और कोई नया फैक्टर नहीं है, तो इस वजह से अब आम रूटीन में इसको कंसीडर नहीं किया जाता, इसको ऑब्सोलीट कर दिया गया। देन देयर इज फैक्टर 7 that is called as the stable factor, that is stable factor. Factor 8 is known as anti-hemophilic factor A. Factor 9 is called anti-hemophilic factor B. Factor 10 is known as the Stewart-Prover factor. Factor 11 is known as anti-hemophilic factor C, and the factor 12 is known as Hageman factor. क्लियर? तो चूंकि ये 5 और 6 एक ही हैं, एक्टिवेटेड फॉर्म है जो 6 है वो 5 की, तो इस वजह टोटल नंबर ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स कितना हो गया 11। लेकिन अब तरतीब से चूंकि इसको लिखते हैं तो एज पर द डिस्कवरीज सो ये 12 है। अब डियर स्टूडेंट्स इसमें से एक भी एब्सेंट हुआ या वो सही तरह से फंक्शन ना कर रहा हुआ तो हीमोफीलिया हो सकता है। वो किस तरह से? मैं आपको सिर्फ एक हमारे अंदर जो क्लॉटिंग कैस्केड चलता है, ठीक है, कि किस तरह से हमारे अंदर क्लॉटिंग का प्रोसेस होता है, वो मैं आपको इसकी एग्जांपल समझाता हूँ लाइक दिस। सो दो तरह के हमारे अंदर जो क्लॉटिंग के कैस्केड्स चलते हैं, एक होता है इंट्रिंसिक और एक होता है एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक क्लॉटिंग कैस्केड मतलब कि इट्स अ सीरीज ऑफ रिएक्शंस, और इसी तरह से एक्सट्रिंसिक क्लॉटिंग कैस्केड ये किस तरह से चलते हैं। इंट्रिंसिक में जब भी कहीं अंदर एंडोथेलियल देयर इज इंजरी टू द एंडोथेलियल टिश्यू, इंजरी to the internal tissues, especially the endothelial tissue, इससे ये एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा? It will lead to the activation of, this will lead to the activation of factor 12, ये इससे एक्टिवेट हो जाएगा। So this is inactivated, जो कि ब्लड में मौजूद है, इसके इंजरी होने से ये एक्टिवेट, ए स्टैंड्स फॉर एक्टिवेटेड, क्लियर। यहाँ पर कैल्शियम आइंस आएंगे और इसको मज़ीद एक्टिवेट करने में हेल्प करेंगे। अब जो एक्टिवेटेड फैक्टर 12 है ये 11 को एक्टिवेट करेगा। इट विल एक्टिवेट द फैक्टर 11, इट विल एक्टिवेट फैक्टर नंबर 11। अब जो एक्टिवेटेड फैक्टर नंबर 11 है, it will activate the factor number 9. It will activate factor 9 along with some calcium ions. और जो 9 है ये एक्टिवेट करता है 8 को। 8 becomes activated now along with some calcium ions, ठीक है। जब 8 एक्टिवेट हो जाएगा तो ये एक्टिवेट करेगा, एक्टिवेटेड 8 जो है इट एक्टिवेट्स the factor number 10 with some calcium and phospholipids, or the 10 becomes activated। 10 एक्टिवेट हुआ तो फैक्टर नंबर 5 वो एक्टिवेट करेगा, 10 जो है इसको एक्टिवेट करेगा along with calcium ions, क्लियर। और जब 5 एक्टिवेट हो गया सो ये एक्टिवेट करेगा प्रोथ्रोम्बिन को into it will activate the prothrombin into
थ्रोम्बिन, और जो थ्रोम्बिन है ये एक्टिवेट करता है फाइब्रिनोजन, सॉल्युबल फाइब्रिनोजन को इनटू फाइब्रिन फाइबर्स जो कि इनसॉल्युबल हैं। सो इस तरह ये देख सकते हैं आप किस तरह से ये कैस्केड चल रहा है, एक को बढ़ के एक जो है दूसरे को एक्टिवेट करता है, तो इससे सीरीज चल जाती है। यहाँ पे आप कहीं पे भी स्टॉप लगा दें, किसी जगह पे भी स्टॉप लगा दें, तो क्या होगा, अगला कैस्केड नहीं चल पाएगा। तो इसका मतलब है एट द एंड फाइब्रिन फाइबर्स नहीं बन पाएंगे। फाइब्रिन फाइबर्स ना बने तो कभी भी क्लॉटिंग, तो जहाँ पे भी कट लगता है ना वहाँ पे पहले ऐसे फाइब्रिन फाइबर्स बनते हैं, फिर वहाँ पर रेड सेल आते हैं, वहाँ पर फंसना शुरू हो जाते हैं, फिर वहाँ पर प्लेटलेट्स आते हैं, वो प्लेटलेट्स आते हैं और एक प्लेटलेट प्लग बन जाता है, तो इस तरह से ब्लीडिंग रुक जाती है हमारी। ठीक है, ये इंटरनल है, ये हमारी इंटरनल कैस्केड है। इसी तरह से एक्सटर्नल है। ठीक है, एक्सटर्नल कैस्केड में भी इसी तरह से फैक्टर नंबर 7 है। ठीक है, उसमें कैल्शियम है, ये अल्टीमेटली किसको एक्टिवेट कर रहे होते हैं, 10 को, और आगे सारी सीरीज भी इसी तरह से चलती है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हमारे अंदर क्लॉटिंग का प्रोसेस होता है। सो जो हीमोफीलिया उसमें याद रखिएगा फैक्टर नंबर 8 इसके एब्सेंट होने की वजह से, फैक्टर नंबर 9 इसके एब्सेंट होने की वजह से, और फैक्टर नंबर 11, 9, 11 एंड 8, ये 3 फैक्टर ये जो शुरू के हैं, इनमें से कोई एक एब्सेंट होगा तो अगला कैस्केड नहीं चल पाएगा। सो दिस इज हाउ द हीमोफीलिया अकर्स। अगर ये क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 8 एब्सेंट हो, सो इट लीड्स टू, क्योंकि फैक्टर 8 किसके लिए है, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए, तो अगर ये नॉर्मली बन रहा है तो हीमोफीलिया ए नहीं होगा। सो अगर ये एब्सेंट होगा, इफ इट इज एब्सेंट, इट्स एब्सेंस विल लीड टू हीमोफीलिया ए। और इसी तरह से फैक्टर नंबर 9, फैक्टर 9 को हम क्या कहते हैं, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर बी। सो अगर ये एब्सेंट हुआ, इट्स एब्सेंस, द एब्सेंस ऑफ फैक्टर नंबर 9 इट लीड्स टू हीमोफीलिया बी। और इसी तरह से फैक्टर नंबर अगर 11 एब्सेंट हुआ, इसकी एब्सेंस में क्या होगा, इट्स एब्सेंस विल लीड टू, फैक्टर नंबर 11 को हम क्या कह रहे हैं, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर सी। सो इट विल लीड टू हीमोफीलिया सी। क्लियर। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से यहाँ से ही प्रॉब्लम, यानी ये एक्टिवेशन नहीं हुई तो उससे अगली कैस्केड नहीं चल पाएगी, तो अल्टीमेटली देयर विल बी नो क्लॉटिंग इन द ब्लड, सो इट विल लीड टू हीमोफीलिया। क्लियर। सो हीमोफीलिया ए it is due to absence of factor 8. Hemophilia B, it is due to absence of factor 9. And hemophilia C, it is due to absence of factor 11. Dear students, जितने भी हीमोफिलिक पेशेंट होते हैं उनमें से 80% आर द ones, 80% are the ones who suffer from hemophilia A. About 20% are those who suffer from hemophilia B, and less than 1% are those who suffer from hemophilia C. Clear? अब हीमोफीलिया ए और बी, इन दोनों के
जो जीन्स है, so their genes are present at, they are controlled by a recessive gene on X chromosome, while the gene for the recessive gene for hemophilia C is on chromosome number 4, means it is autosomal. It is autosomal, and these are sex chromosomal. Disorders. Clear? अब इनका जो पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस है उसमें भी फिर फर्क होगा। इसका पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस वैसे ही होगा जैसे कि ऑटोसोमल में होता है। ऑटोसोमल जो ट्रेट्स होती हैं वो मेल्स में भी 50% मेल्स और 50% फीमेल्स, यानी कि देयर इज इक्वल चांसेस। जबकि जो सेक्स लिंक्ड होते हैं, मतलब कि सेक्स क्रोमोसोम से लिंक्ड होते हैं, उनका जो पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस मुख्तलिफ होता है। हम जो हीमोफीलिया, इट इज़ X-linked recessive trait. It's a X-linked recessive. Dear students, so जो मेल होंगे, अब ये बात जरा गौर से सुन लीजिएगा, जो मेल हैं फॉर हीमोफीलिया एंड A and B, they are non-allelic. कौन है? The males. This sign is for males. So males are non-allelic for A and B. अब इसका क्या मतलब है, जरा सुन लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। दिस इज अ क्रोमोसोम एंड दिस इज अनदर क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम्स आर दीज। इसकी टिप के ऊपर लेट्स सपोज के हीमोफीलिया का जीन, इसकी टिप के ऊपर भी लेट्स सपोज के हीमोफीलिया का जीन। आई एम जस्ट सपोजिंग, ठीक है। तो ये वाला जो है ये फादर से आया, ये वाला जो क्रोमोसोम है ये मदर से आया। क्लियर? अब ये दोनों मिलकर क्या कंट्रोल कर रहे हैं? दे आर कंट्रोलिंग अ सिंगल ट्रेट। ये एक ट्रेट को कंट्रोल कर रहे हैं। क्लियर? सिंगल ट्रेट को। तो जब एक ट्रेट को दो जीन्स कंट्रोल कर रहे हों तो ये आपस में क्या कहलाएंगे? दीज जीन्स आर नाउ कॉल्ड एज द काउंटर पार्ट्स ऑफ अ जीन पेयर आर कॉल्ड एलील्स। तो ये दोनों क्या हैं? एलील्स ऑफ ईच अदर। ये इसका एलील और ये इसका एलील। बात समझ आ रही? द काउंटर पार्ट्स। लेकिन अब जो मेल्स हैं, हम अगर उनकी बात करें, फीमेल्स के पास तो ये X और 2 X हैं। तो एक तो यहाँ पर इसका जीन हो गया, एक इसका जहाँ पर जीन हो गया, मतलब कि ये एलील्स हैं, ये इसके पास एलील्स हैं हीमोफीलिया के। लेकिन मेल्स के पास क्या होता है? एक X और एक Y, और ये X लिंक्ड है। बात समझ आ रही? ये X लिंक्ड है, तो इसका Y के ऊपर काउंटर पार्ट नहीं है। तो जब मेल्स के अंदर ये एक ही जीन, सिंगल जीन, वहाँ पर सिंगल जो ट्रेड उसको जीन पेयर कंट्रोल कर रहा था, फीमेल्स के अंदर यहां पर सिंगल जीन फॉर सिंगल ट्रेट, एक ट्रेट के लिए है। ठीक है, एक ही जीन कंट्रोल कर रहा है। तो जब एक ही जीन है और इसका काउंटर पार्ट वाई के ऊपर नहीं है, इसी वजह से तो हमने वाई को क्या कहा था कि वाई जो होता है दैट इज हेलोंड्रिक। ठीक है, हेलोंड्रिक है, हेमिजाइगस है मेल्स। अब जो एक्स वाला जो जीन है वो सिर्फ एक्स पे है, वाई पे नहीं है। तो एलील होने के लिए क्या ज़रूरी है कि ये दो पार्टनर्स हों, मतलब कि दो अपेयर ऑफ जीन इज देयर। मेल्स के पास चूंकि एक ही एक्स है, उनके पास हीमोफीलिया का एक ही जीन है, तो इसलिए ये एलील नहीं कहलाएगा। इस वजह से हमने इसके लिए टर्म इस्तेमाल किया है, दिस इज नॉन एलीलिक रिसेसिव एक्स लिंक्ड ट्रेट, द हीमोफीलिया। इज दैट क्लियर? नॉर्मली हमारे पास ये दो क्रोमोसोम्स, अ पेयर ऑफ जीन वाज कंट्रोलिंग। ठीक है, फीमेल्स के पास ये दो एक्स हैं, उनके पास इसके टिप के ऊपर एक ट्रेट कंट्रोल हो रहा है, एनी काइंड ऑफ ट्रेट। ठीक है, लेकिन मेल्स के पास एक ही एक्स है, तो उसके पास एक ही जीन है जो एक ट्रेट को कंट्रोल कर रहा है। तो अब टू बी एन एलील, अब एलील होने के लिए जीन पेयर होना जरूरी है, क्योंकि काउंटर पार्ट ऑफ अ जीन पेयर इज नोन एज एलील। तो जब यहाँ पर नहीं है, एक ही जीन है, तो अब ये कहलाएगा नॉन एलीलिक ट्रेट, क्योंकि ये एलील नहीं कहला सकता। एलील क्यों नहीं कहला सकता? क्योंकि इसका काउंटर पार्ट नहीं है। काउंटर पार्ट क्यों नहीं है? क्योंकि मेल के पास सिर्फ एक एक्स है, दूसरा वाई है। होपफुली क्लियर। चलें, तो
नॉर्मल जीन जो है इसके लिए, द नॉर्मल जीन हमने पढ़ा एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर सी, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर बी, ठीक है। तो नॉर्मल जीन इज डोमिनेंट, वो है कैपिटल एच, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर जो है, ठीक है। दीज आर एंटी हीमोफिलिक फैक्टर्स, ठीक है। ये ए भी बनवाएगा और बी भी बनवाएगा, लेकिन सी जो है वो 11 उसका जो है वो क्रोमोसोम नंबर 4 पे मौजूद है, ठीक है। दैट इज समथिंग एल्स। अच्छा, इसके जो जीन है उसका नाम भी अलग है, इट इज़ F11। द जीन्स नेम जो सी के लिए जीन है दैट इज F11, जो ए और बी के लिए दैट इज H। क्लियर? चले, अब जो डिजीज्ड है, जो हीमोफिलिक जीन है, द हीमोफिलिक जीन, चूंकि ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव है तो उसके लिए रिसेसिव को हम किस तरह से शो करते हैं? बाय स्मॉल एज, इट इज स्मॉल एज, दिस इज हीमोफिलिक, ठीक है। दिस इज इफेक्टेड, जिसके अंदर ये आया, अगर मेल में आ गया तो इफेक्ट हो गया, फीमेल में दोनों आएंगे तो तब वो इफेक्ट होगी। एनीवेज, तो आइए अब इसकी इनहेरिटेंस को समझ लें। तो मेल्स में चूंकि डियर स्टूडेंट इंसानों के अंदर इस प्रैक्टिकल्स इस तरह से एक्सपेरिमेंट करना तो मुनासिब नहीं है, तो फिर इनकी हमने पहले भी बात की, इनकी पेडिग्रीज के ज़रिए ही जो है वो इनको ट्रेस आउट किया जाता है। सो हियर इज सो स्क्वायर एंड सर्कल, परेशान नहीं होना, मैं सब कुछ समझाता हूँ इनकी लैंग्वेज को। Let me draw first. तो डियर स्टूडेंट्स, कहानी स्टार्ट होती है इन पेरेंट्स से। दिस इज द फादर एंड दिस इज द मदर। आमतौर पर मेल को रिप्रेजेंट किया जाता है स्क्वायर के साथ, स्क्वायर के साथ मेल, सो दिस इज मेल, ठीक है। जनरल साइंस से मैं आपको इसके बाद समझाता हूँ। और फीमेल को रिप्रेजेंट किया जाता है इस सर्कल के साथ, ठीक है। सो देयर इज अ मदर, सो दीज आर द पेरेंट्स, सो दे बोथ ऑफ देम दे आर द पेरेंट्स एंड दिस इज द फर्स्ट जनरेशन। इसको इस रोमन में 1 से डिनोट किया जाता है। और ये एक मुकम्मल होगी, ये पेरेंट्स हैं, तो लेफ्ट साइड से इनकी नंबरिंग करते होते हैं, दिस इज 1 एंड दिस इज 2। क्लियर? सो ये फर्स्ट और ये सेकेंड मेंबर। इसी तरह से अब देखें डियर स्टूडेंट्स, ये फादर है, चूंकि हमने बात की थी कि जो एक्स लिंक्ड रिसेसिव होते हैं दे आर मोर इन मेल्स एंड लेस इन फीमेल्स। सो हियर इज अ फादर, दिस आर पेरेंट्स, इसमें फादर जो है इफेक्टेड है, तो फादर किससे बनता है? ही इज अ मेल, सो ही हैज गॉट एक्स एंड वाई, शी इज मदर इज एक्स एंड एक्स। तो मैं इसकी नंबरिंग यहाँ पर साथ ही कर देता हूँ, यहाँ पर वो ये नंबर 1 पे। तो ये तो नॉर्मल है, मतलब कि इसके पास क्या डोमिनेंट है, कैपिटल एच, और इसके पास दोनों एक्स पे कैपिटल एच। लेकिन यहाँ पर जो मेल है वो इफेक्टेड है, फादर इज अफेक्टेड। जो इफेक्टेड होते हैं उनके बॉक्स को हम फिलअप करते हैं। सो इसके पास रिसेसिव जीन आ चुका है, ये नॉन एलिलिक है, ठीक है। सो इसके पास आई इफेक्ट हुआ। अब आगे से इनकी औलाद होती है, ठीक है, और ये इसका बेटा, दैट इज हिज सन, दैट इज द सन, और ये इसकी डॉटर, डॉटर। तो सन कैसे बनता है? फादर की तरफ से क्या आएगा? वाई, और मदर की तरफ से क्या आएगा? एक्स। तो मदर से के पास जो एक्स है वो क्या है? कैपिटल एच है, मतलब कि ये बेटा बिल्कुल नॉर्मल है, टोटली नॉट अफेक्टेड। लेकिन डॉटर, डॉटर कैसे बनती है? फादर से क्या आता है? एक्स, और मदर से भी क्या आता है? एक्स। तो यहां पर एक्स मदर वाला कौन सा है? मदर के पास जो एक्स है दैट इज कैपिटल एच, और फादर से आया इफेक्टेड वाला स्मॉल एच। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, ये रिसेसिव ट्रेट है,
और फीमेल्स के पास 2 एक्स क्रोमोसोम है। मैं बता चुका हूँ आपको पहले भी कि रिसेसिव ट्रेड्स फीमेल में उस वक्त तक अपीयर नहीं होते जब तक कि वो उसके लिए होमोजाइगस ना हो जाए। रिसेसिव ट्रेड्स उस वक्त तक फीमेल्स में अपीयर नहीं होते, उनके जो एक्स लिंक्ड होते हैं, जब तक कि वो होमोजाइगस ना हो जाए। ठीक है, तो जीन तो आ गया फादर से, तो अब ये क्या बन गई, कैरियर। इसके पास जीन है उसका। ठीक है, सो द डॉटर बिकम्स कैरियर, सो शी इज अ कैरियर डॉटर। इस डॉट से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये डॉटर मैरी करती है, जो कैरियर होती है उसमें कोई क्लिनिकल सिम्टम्स नहीं आते किसी भी तरह के। नाउ इफ शी मैरिज अ नॉर्मल मैन, एक आम आदमी से जो बिल्कुल नॉर्मल है, उससे वो शादी करती है। दैट इज, तो एज ही इज मेल, ही इज एक्स वाई, तो इसके नॉर्मल का मतलब है कि इसके पास कैपिटल एच है। ठीक है, ये डोमिनेंट एलील है, एंटी हीमोफिली फैक्टर है। क्लियर, सो दैट इज द डॉटर्स, हर डॉटर्स हस्बैंड, ये हस्बैंड है। ठीक है, ये वाला, दिस वन। अब इनके आगे बच्चे होते हैं, तो क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है इनके बच्चों की? हियर इज द प्रोबेबिलिटी। Here is the probability. So, पहले इस एक्स की बारी देख लेते हैं। तो ये सर्कल्स किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? द फीमेल। सो एक्स 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 वाई एंड एक्स वाई। क्लियर? तो अब आइए इसको स्टडी करें। तो पहले इस एक्स की बारी करते हैं। ठीक है, तुम्हें ये हेट्रोगैमेटिक हो चुकी है, इसमें 2 तरह के एग बनेंगे, हाफ एग्स विद कैपिटल एच एंड हाफ एग विद द स्मॉल एच। इसमें ये तो मेल तो होते ही हेट्रोगैमेटिक है, हाफ स्पर्म्स विद स्मॉल कैपिटल एच एंड हाफ स्पर्म्स कैरिंग द वाई क्रोमोसोम। तो डॉटर कैसे बनती है? फादर से भी एक्स आया, फादर का एक्स क्या है? कैपिटल एच है। मदर का ये वाला, हम इसकी पहले बात करें तो ये भी कैपिटल एच है, नॉर्मल, नॉर्मल डॉटर, इसकी नॉर्मल डॉटर। ठीक है, यहाँ पर अब दूसरे एक्स की बात करें तो फादर से हमेशा एक्स कौन सा आया? कैपिटल एच, और मदर से ये दूसरा वाला एक्स आ गया, सो दिस इज स्मॉल एच। तो नाउ शी बिकेम द कैरियर। ठीक है, ये कैरियर हो चुकी है, क्योंकि हेट्रोजाइगस कंडीशन है, ये नॉर्मल अलील है और ये अफेक्टेड है। और रिसेसिव ट्रेट उस वक्त तक अपीयर नहीं होना जब तक ये डोमिनेंट ना हो जाए, जब तक ये होमोजाइगस रिसेसिव ना हो जाए। अब आ जाए मेल पे। तो मेल में एक्स कहाँ से आता है? मदर से, ये पहले एक्स की बारी कैपिटल एच, और फादर से क्या है? वाई। अब दूसरा एक्स अगर ये वाला आ गया स्मॉल एच, और फादर से क्या आएगा? वाई, तो ये वाला बच्चा इफेक्ट हो जाएगा। दैट इज द इफेक्टेड ग्रैंड सन। ये इफेक्टेड ग्रैंड सन है इनका। ठीक है, इन पेरेंट्स का। तो ये फादर से ये कैरियर डॉटर, ये डॉटर्स हस्बैंड, और ये इनके ये दैट इज द ग्रैंड डॉटर, शी इज ऑल्सो ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड सन एंड द इफेक्टेड ग्रैंड सन। क्लियर? अब डियर स्टूडेंट्स, इसको मुकम्मल करते हैं पेडिग्री को। फर्स्ट जनरेशन, this is the second generation, and this one is the third generation. Clear? और इसमें नंबरिंग भी कर लेते हैं। फिर अब ये लेफ्ट से राइट हमेशा नंबरिंग करनी है। ठीक है, जनरेशन्स इस लेफ्ट साइड पे, और यहाँ से ये पेडिग्री मुकम्मल करने के बाद लेफ्ट से राइट, ये लेफ्ट राइट, देन दिस इज वन इज द लेफ्ट, ये 1 2 and 3, इधर से 1 and 2 and 3 and 4। इज दैट क्लियर? ये नॉर्मल जो हम डिजिटल वो जो नंबरिंग करते हैं 1 2 3 उसमें करेंगे, ये रोमन्स में करनी है इनकी, जो पेडिग्री में जो जनरेशन्स की है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने क्या देखा? ये पैटर्न ऑफ कैसे इनहेरिटेंस हुई है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये अफेक्टेड पेरेंट्स थे, दे वर द पेरेंट्स। इनमें से एक जो फादर है वो अफेक्टेड है,
सो फादर से जो जीन है वो किस में गया, इसकी डॉटर में, और वो क्या बन गई, कैरियर, क्योंकि रिसेसिव जीन था। क्लियर। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका कोई भी बेटा इफेक्ट नहीं हुआ। जब बेटा इफेक्ट नहीं हुआ तो उसके कोई भी पोते इफेक्ट नहीं होंगे। क्लियर। सो नन ऑफ हिज सन्स आर इफेक्टेड। हमने ऐसे ही बात की थी ना कि जो एक्स लिंक्ड रिसेसिव हैं, इफेक्टेड अगर कोई मेल होगा, इफेक्टेड फादर होगा, तो उसके कोई भी बेटा इफेक्ट नहीं होगा, और उसकी सारी बेटियां, ऑल ऑफ हिज डॉटर्स विल बी कैरियर। जितनी भी बेटियां होंगी सब कैरियर होंगी। लेकिन कैरियर चूंकि क्लिनिकली कोई सिम्टम नहीं देती, जब इसकी शादी हुई किसी नॉर्मल शख्स से, ठीक है, इस तरह से, तो अब क्या होगा, अब चूंकि ये जीन कैरी कर रही है, तो इसकी जो इसका बेटा, यानी कि ही इज द सन ऑफ दिस कैरियर डॉटर, लेकिन इसके पेरेंट्स का क्या हुआ, ये ग्रैंडसन, ये इनका नवासा होगा। तो इस पेरेंट्स से, यानी कि इनके पेरेंट्स से ग्रैंडसन्स में क्या, तो यहां से इस तरह से। सो दिस काइंड ऑफ पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस इज कॉल्ड एज जिग जैग इनहेरिटेंस। मतलब इसमें कोई भी डायरेक्टली, देखिए, पहली पीढ़ी के अंदर, पहली नस्ल के अंदर कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ, कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ। बेटे तो बिल्कुल इफेक्ट नहीं हुए, क्योंकि बेटे तो सिर्फ वाई इनहेरिट करते हैं, और ये तो एक्स लिंक डिजीज है, ठीक है, एक्स लिंक ट्रेट है। तो बेटियां इसमें सब की सब कैरियर होंगी, और उससे अगली नस्ल में, तीसरी जनरेशन में जाकर के जो मेल्स हैं, यानी उसके ग्रैंडसन्स, इस शख्स के नवासे और इसके बेटे, वो इफेक्ट हो सकते हैं। द 50% चांसेस आर देयर। 50% males could be affected and 50% females could be carrier. Clear? So that is how it is inherited. अब इस पेडिग्री को समझने के लिए कुछ तरीक़ेकार हैं डियर स्टूडेंट्स। अब वो इम्पोर्टेंट है, आपको आने चाहिए। ये जो साइन है ये मेल का। अब इन साइंस के हवाले से कुछ बात कर लूँ। दिस साइन इज़ फॉर मेल, स्क्वेयर। दिस साइन इज़ फॉर फीमेल। अगर यहाँ पर इन दोनों के दरमियान कोई लाइन लगी हो, दिस इज कॉल्ड एज मेटिंग। इसको मेटिंग भी कहते हैं, या इसको मैरिज लाइन भी कहते हैं। दिस इज मैरिज लाइन, यानी कि इन दोनों की शादी हुई हुई है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर ये वाली जो लाइन होती है, ये वाली ऐसे यहाँ से आकर और आगे ड्रॉप होकर के ये मेल फीमेल दिखाई दे रहे हों, सो दिस इज कॉल्ड एज सिबशिप लाइन। दिस इज सिबशिप लाइन। क्लियर। अच्छा, इसी तरह से अगर इस तरह से हो, कलर्ड हो, सो दिस इज मेल इफेक्टेड। और अगर ये सर्कल फिल्ड हो, सो द फीमेल इफेक्टेड। क्लियर। और अगर हो इस तरह से और ये वाला साइन हो, सो दिस मीन्स दे आर डाइजाइगोटिक ट्विन्स, यानी कि फ्रेटर्नल ट्विन्स की निशानी है। और अगर इस तरह से हो लाइक दिस, सो दिस मीन्स दैट दे आर मोनोजाइगोटिक ट्विन्स। These are monozygotic twins, मतलब कि आइडेंटिकल ट्विन्स हैं ये। एक ही जाइगोट आके जब ब्लास्टोमेर स्प्लिट हुआ तो उससे ये बने। इसी तरह से there is another sign which is, अगर इस तरह से हो like this, this sign indicates that the stillbirth and sex अनस्पेसिफाइड, इसका सेक्स अनस्पेसिफाइड है। एंड इट इज अबॉर्टेड स्टिल बर्थ, यानी बच्चा माँ के पेट में वो फौत हो गया और ये अबॉर्ट हो चुका है और उसका सेक्स भी अनस्पेसिफाइड है। और जनरली इस तरह का हो, ये स्क्वायर को हम इस तरह से करते हैं, थोड़ा सा टेढ़ा सा कर दें। सो दिस साइंस मीन्स दैट द सेक्स इज unspecified. Sex unspecified, this mean. और इसी तरह से अगर सर्कल हो और उसमें ऐसे डॉट हो, इट मीन्स द कैरियर फीमेल,
इट मीन्स कैरियर फीमेल। क्लियर? और सो दीज आर फ्यू साइंस विच आर यूज्ड इन मेकिंग अ पेडिग्री, ये आपको आने चाहिए। ठीक है, इसी की मदद से हमें ये सारा कुछ जो है वो ड्रॉ कर रहे होते हैं। सो याद रखिएगा, जो एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस है रिसेसिव, आपको जैसे मैंने बताया भी था, आप फर्स्ट फ्रेम निकाल के देखिएगा कि जो एक्स लिंक्ड रिसेसिव होते हैं वो मेल्स में ज़्यादा क्यों होते हैं, क्योंकि मेल्स के पास एक ही एक्स है, एक एक्स पे भी अगर वो आ गया तो वो तो इफेक्ट हो जाएंगे। फीमेल्स में कॉमन क्यों नहीं है, क्योंकि फीमेल्स चूँकि जो रिसेसिव ट्रेट हो, फीमेल के पास 2 एक्स क्रोमोसोम है, जब तक वो होमोजाइगस रिसेसिव ना हो जाए तब तक वो उसमें अपीयर नहीं होंगे। तो आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर तो कोई भी फीमेल इफेक्ट नहीं है, यहाँ पर तो वाकई में कोई नहीं है। हाँ, पॉसिबिलिटीज उस वक्त हो सकती हैं डॉटर के इफेक्ट होने की, अगर यहाँ पर ये इफेक्टेड मेल किसी कैरियर से, यानी कि इसकी मदर भी कैरियर होती, बिल्कुल नॉर्मल ना होती, या इसकी जो कैरियर डॉटर है ये किसी इफेक्टेड मेल से शादी कर लेती, तो तब फिर इनकी जो फीमेल्स हैं, यानी इनकी जो ग्रैंड डॉटर्स हैं, ये इफेक्ट हो सकती थी। ठीक है, सो नॉर्मली दिस इसी तरह से होता है, ज़्यादा फीमेल्स इसमें इफेक्ट नहीं होती हैं।